दोस्तों नायका अपना आईपीओ लेके आ रहा है और शायद आप में से कई सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, लेकिन कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसको हमेशा अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो मैंने भी नायका के बारे में जानने की कोशिश की और इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको कई सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सीखने को मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों नायका की शुरुआत मिसेस फाल्गुनी नायर ने 2012 में की थी और क्या आपको पता है कि ये फर्स्ट वुमन लेड स्टार्टअप है टू बी लिस्टेड अंडर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। और मिसेस फाल्गुनी नायर नायका शुरू करने से पहले वो कोटक बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी है और उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि डाबर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले की है। नायका ब्यूटी, पर्सनल केयर और फैशन सेगमेंट में डील करती है। चलिए दोस्तों अब नायका की बिजनेस स्ट्रेटेजी की ओर देखते हैं। दोस्तों नायका अपनी ज्यादातर सेल्स ऑनलाइन मीडियम से करती है। उनकी 82% से भी ज्यादा सेल्स ऑनलाइन मोड से आती है, जिस वजह से नायका की ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा लो है। और क्योंकि ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में मार्जिन्स बहुत ही हाई होते हैं तो उनकी मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही हमेशा हाई रहती है। दोस्तों एक रिटेल शॉप को चलाने में बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, जिस वजह से आपकी प्रॉफिट कम जाती है। लेकिन नायका ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उन्होंने पहले ऑनलाइन मोड से शुरुआत की ताकि वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को कम से कम रख सके। दोस्तों स्टार्टिंग में नायका ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया। उन्होंने पहले बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि लॉरियल इन सब के साथ पार्टनरशिप की। वो उनके प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म में बेचने लगे और इस प्रोसेस में वो कंपनी से डायरेक्टली माल खरीदते थे और फिर अपने वेयरहाउस में स्टोर करते थे और जब उनको ऑर्डर मिलता था फिर वो अपने वेयरहाउस से कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को शिप करते थे। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इससे नायका को क्या फायदा होता था? दोस्तों इससे नायका ये मेक श्योर कर सकता था कि उनके कस्टमर्स के पास कोई डुप्लीकेट या डैमेज प्रोडक्ट ना पहुंचे और क्वालिटी कंट्रोल टोटली इनके अंदर था। दोस्तों क्योंकि ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स डायरेक्टली अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो अगर वो प्रोडक्ट खराब निकलता तो वो उनकी स्किन पे परमानेंट डैमेज छोड़ सकता था, जिसकी वजह से नायका के ब्रांड इमेज पे बहुत ही ज्यादा खराब इफेक्ट पड़ता। और इस स्ट्रेटेजी की मदद से उन्होंने कस्टमर की ट्रस्ट हासिल कर ली। दोस्तों अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि कैसे नायका ने अमेज़न की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है, तो अगर आपको अब तक इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों क्योंकि इन्होंने पहले ऑनलाइन मोड में फोकस किया तो उनके पास कस्टमर्स का डेटा था कि कौन सा कस्टमर को क्या चाहिए, कौन सा कस्टमर की बाइंग हैबिट्स क्या है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। तो इनके लिए डिमांड को समझना और कस्टमर बिहेवियर को समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था और इस डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने प्रोडक्ट लाइन को बनाना शुरू किया, जैसा कि अमेज़न करता है अपने अमेज़न बेसिक प्रोडक्ट लाइन के साथ। दोस्तों क्या आपको पता है नायका ओमनी चैनल अप्रोच का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह प्रेजेंट है। उनकी 40 सिटीज में 80 स्टोर्स है अक्रॉस इंडिया। दोस्तों नायका के पास बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और वो एक बहुत ही बड़े कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करते हैं, जैसे नायका लक्स जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो कि इंडिया में है ही नहीं। दूसरी है नायका ऑन ट्रेंड जो कि ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करती है जिन्हें की हमेशा ट्रेंडी चीजें चाहिए और ये लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ हमेशा अपडेटेड रहता है। अगली है नायका फैशन जिसमें वो क्लोथिंग, एपरल्स ये सब बेचते हैं और नायका मेन जिसमें वो मेन को टारगेट करते हुए उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है और नायका नेचुरल्स जिसमें वो केमिकल फ्री नेचुरल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। दोस्तों आपको एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूँ। नायका फैशन जो कि एपरल्स और क्लोथिंग शेयर करती है, इस केस में वो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेलर से बायर तक पहुंचाता है जब उन्हें ऑर्डर मिलता है। क्या आपको पता है कि इस केस में वो क्यों इन्वेंट्री नहीं मेंटेन कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि फैशन बहुत जल्दी चेंज होता है और अगर इस केस में वो इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो एक रिस्क होता है कि उनके पास डेड इन्वेंट्री जमा हो जाए। तो इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए वो इस केस में इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते। दोस्तों अब नायका की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं। आज के टाइम में हम क्या खरीदते हैं, हमारी बाइंग बिहेवियर बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होती है कि हम कैसी कंटेंट कंज्यूम करते हैं और नायका को ये बात समझ में आ चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने पहले से ही कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया और आज उनकी ऐप की 5.5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स है और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। और नायका ने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी पार्टनरशिप की है जो कि उनके प्रोडक्ट्स को रेगुलरली एडवर्टाइज करते हैं और इन्हीं सारी स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल करके नायका ने अपने मार्केटिंग कॉस्ट को कम से कम रखा है और हर साल वो अपने मार्केटिंग कॉस्ट को घटाते जा रही है।
और इस स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस की थी रिव्यू बुक वाले वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, नायका अपनी यूजर एक्सपीरियंस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इस वजह से उनकी रिटेंशन रेट 70% है। यानी कि अगर 100 लोग उनके स्टोर्स पे आते हैं तो उनमें से 70 लोग उनके स्टोर पे रुकते हैं और उनके साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, जिनकी एवरेज टिकट साइज 3500 से 4000 रुपीज़ के अंदर होती है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, अब जरा इस इंडस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं ताकि हम इसके फ्यूचर ग्रोथ को भी समझ पाए। दोस्तों, इंडिया में यंग जनरेशन की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और समय के साथ अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ दोनों तेजी से हो रही है और लोगों की पर कैपिटा इनकम भी ग्रो कर रही है। और पेंडेमिक की वजह से ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज्यादा तेज हो गई है, जिस वजह से कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और ये सब एक पॉजिटिव साइन है नायका की फ्यूचर ग्रोथ के लिए। दोस्तों, पेंडेमिक की वजह से जो भी कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस आए हैं और क्या क्या ऐसे चेंजेस है जो कि लॉन्ग टर्म में हमें कंज्यूमर बिहेवियर में देखने को मिलेंगे, इन सब के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। तो अगर आप चाहे तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप भी आने वाले चेंजेस को समझ पाए और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सके। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन फैशन मार्केट 2025 तक 12% के कैगर से ग्रो करने की प्रेडिक्शंस है और ये 1981 बिलियन रुपीस तक पहुंच सकती है। और दोस्तों, ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री की पेनिट्रेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2021 सिर्फ 8% की है, तो इसमें भी ग्रोथ की बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्तों, हर कॉइन की दो साइड होती है, तो चलिए अब जान लेते हैं कुछ रिस्क्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत ही ज्यादा है, तो बड़े प्लेयर्स जैसे कि अमेजॉन या रिलायंस अगर इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो नायका को बहुत ही ज्यादा फियर्स कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट है कि नायका रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुई है, तो नायका को ये प्रूफ करना बाकी है कि वो सस्टेनेबली प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नायका की सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को सेल करने से आती है, तो अगर इनमें से कोई भी ब्रांड नायका को छोड़ के जाती है तो इसका बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ सकता है नायका के रेवेन्यू पे। दोस्तों, अब अगर हम नायका के आईपीओ पे नजर डालें तो पहली नजर में हमें ऐसा लगता है कि नायका की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड है, लेकिन वही अगर हम जोमेटो का एग्जांपल ले तो इट सीम्स टू बी ओके। तो इन्वेस्टर्स इस पे लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और लिस्टिंग गेन का कंपनी के फंडामेंटल से कोई रिलेशन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी का मार्केट में कितना बज़ चल रहा है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा मार्जिन नहीं छोड़ता। दोस्तों, नायका के प्रमोटर के पास कंपनी की 54% शेयर की ओनरशिप है और आईपीओ के बाद उनके पास 52% से ज्यादा की ओनरशिप रहेगी। तो ये हमें ये दिखाता है कि उनकी फैमिली नायका की फ्यूचर ग्रोथ पे बिलीव करती है और ये एक पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि समय के साथ नायका अपनी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग फिनिश्ड गुड्स यानी कि दूसरे ब्रांड से जो वो प्रोडक्ट खरीदती है उससे घटा रही है, यानी कि वो अपनी डिपेंडेंसी फ्रॉम अदर ब्रांड्स को घटाना चाहती है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि इन पैसों का इस्तेमाल आखिर नायका कैसे करने वाली है। तो कुछ पैसों का इस्तेमाल वो अपने एक्सपेंशन के लिए करने वाली है, यानी कि वो नए रिटेल आउटलेट्स और वेयर हाउसेस को खोलने के लिए करने वाली है, और कुछ पोर्शन वो अपने ऊपर जो कर्जा है यानी कि जो डेप्ट है उसे रिपे करने के लिए करने वाली है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और कुछ पोर्शन वो नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए यानी कि मार्केटिंग में स्पेंड करने वाले हैं और बाकी के पैसे वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में स्पेंड करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको नायका के फाइनेंस के बारे में और ज्यादा अच्छे से समझना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एसेट योगी सर और सीए रचना मैम की वीडियो को देखें, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो यूट्यूब एल्गोरिथम को ये बात बताने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।